तो अब हम पढ़ते हैं हृदय दर से संबंधित कुछ और बिंदुओं के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में उसकी जो हृदय दर है वो होती है 70 से लेकर 75 पर मिनट, या औसतन वो होती है 72 पर मिनट। अगर किसी पर्सन में हृदय दर 90 पर मिनट से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं टैकीकार्डिया। ऐसे ही अगर किसी वयस्क पर्सन में हृदय दर 60 पर मिनट से कम हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया हृदय दर का 90 पर मिनट से ज्यादा होना और ब्रेडीकार्डिया हृदय दर का 60 पर मिनट से कम होना। अब इनके कारण क्या हैं, क्यों ये हृदय दर बढ़ रही है या घट रही है, उसे समझते हैं। तो टैकीकार्डिया का सबसे पहला कारण है तापमान का बढ़ना, मींस बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। ऐसा हो सकता है जब हम एक्सरसाइज करें तब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। फीवर वाली कंडीशन में भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर या शरीर का तापमान बढ़ने की वजह से ऐसे नोड की एक्टिविटी बढ़ती है और ऐसे नोड से इंपल्स का जेनरेशन, मींस आवेगों का उत्पन्न होना ज्यादा जल्दी से होता है। जब ज्यादा तेजी से आवेगों का उत्पन्न होना होगा तो उसकी वजह से पर्सन में हृदय दर बढ़ जाएगी। तो पहला कंडीशन तापमान का बढ़ना और उसकी वजह से टैकीकार्डिया डेवलप करना। इसका उल्टा तापमान के घटने की वजह से ब्रेडीकार्डिया डेवलप होना। सेकंड कंडीशन आती है अनुकंपी तंत्र के उद्दीपन की वजह से, मींस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर स्टिमुलेट किया जाए तो भी पर्सन के अंदर हृदय दर बढ़ जाती है। ऐसा कैसे? तो हमने हृदय दर के नियमन में मेडुला ऑब्लोगेटा में कार्डियक सेंटर पढ़ा था और उसकी दो इकाइयां कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर मींस हृदय त्वरित केंद्र और दूसरा कार्डियो इनहिबिटर सेंटर मींस हृदय संदमन केंद्र पढ़े थे। और यह भी पढ़ा था कि हृदय त्वरित केंद्र से अनुकंपी तंत्रिकाएं जुड़ी हुई रहती हैं जो कि हृदय दर को बढ़ाने का काम करती हैं। तो अगर मैं अनुकंपी तंत्र को उद्दीपित करूं तो उसकी वजह से हृदय दर बढ़ जाएगी। साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि हृदय संदमन केंद्र, जिससे कि परानुकंपी तंत्रिकाएं जिन्हें वेगस नर्व बोलते हैं या वेगस तंत्रिका बोलते हैं, उसको उद्दीपित करने पर हार्ट रेट मींस हृदय दर को घटा दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन डेवलप होगी ब्रेडीकार्डिया। तो हमने पढ़ा अनुकंपी तंत्र के उद्दीपन से टैकीकार्डिया और परानुकंपी तंत्र के उद्दीपन से ब्रेडीकार्डिया डेवलप होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, हृदय की कमजोर अवस्था और इधर है हृदय की मजबूत अवस्था। तो हृदय की मजबूत अवस्था किसमें पाई जाती है? जैसे एथलीट्स में। हम क्यों कह रहे हैं हृदय की मजबूत अवस्था? क्योंकि हृदय में जो पेशियों का डेवलपमेंट है वो काफी अच्छा है। यहां पर जिसमें कमजोर अवस्था है हृदय की, वहां पर हृदय की पेशियों का डेवलपमेंट या जो मस्कुलेचर मास होना चाहिए जितना पेशियों का, वो वहां पर कम हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, एक वर्ड होता है कार्डियक आउटपुट, उसे समझते हैं पहले, तब ये हमें पॉइंट समझ में आएगा कि हृदय की कमजोर अवस्था और हृदय की मजबूत अवस्था से कैसा यहां पर समझाया गया। तो कार्डियक आउटपुट मींस हृदय निर्गत। ये क्या होता है, एक मिनट में एक वेंट्रिकल के द्वारा, किसी भी एक वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड पंप किया जा रहा है, उस आयतन को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। एक मिनट में एक वेंट्रिकल द्वारा पंप किया हुआ रक्त का आयतन ये कहलाता है कार्डियक आउटपुट, और ये होता है 5 लीटर पर मिनट। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक वेंट्रिकल द्वारा एक मिनट में जितना ब्लड पंप किया जाता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, और वो होता है 5 लीटर पर मिनट। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होगा स्ट्रोक आयतन इनटू हृदय दर। ये सब आपको कार्डियक साइकिल मींस हृदय चक्र में अच्छे से समझाया जाएगा। स्ट्रोक आयतन क्या होता है? स्ट्रोक आयतन 70 ml है, और स्ट्रोक आयतन का मतलब होता है कि एक हृदय स्पंदन में एक वेंट्रिकल के द्वारा, किसी भी एक वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड को जितना पंप किया जा रहा है, जितना ब्लड का वॉल्यूम पंप किया जा रहा है, उसे बोलते हैं स्ट्रोक आयतन, और वो 70 ml होता है।
मींस एक वेंट्रिकल के द्वारा एक हृदय स्पंदन में 70 ml ब्लड को पंप कर दिया जाता है। और अगर इसे मैं हृदय दर से मल्टीप्लाई कर दूं, मींस हार्ट रेट से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये निकल के आ जाएगा 5 लीटर पर मिनट, जो कि है कार्डियक आउटपुट। तो मैं कह सकता हूं कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये हमें समझ में आ गया। अब हमें यहां से ये समझ में आ जाएगा कि हृदय की कमजोर अवस्था क्या है और हृदय की मजबूत अवस्था क्या है। तो हृदय की मजबूत अवस्था में ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम एक नॉर्मल पर्सन में जो 70 ml होता है, वो एथलीट में 70 ना होकर ज्यादा होता है। जबकि हृदय की जो कमजोर अवस्था है उसमें पर्सन के अंदर जो स्ट्रोक आयतन है वो 70 से कम होता है। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे सबसे पहले अगर मैं हृदय की कमजोर अवस्था वाले प्राणी की बात करूं, तो जिसमें हृदय की कमजोर अवस्था है और स्ट्रोक आयतन कम हो गया है और उसकी बॉडी में ब्लड चाहिए 5 लीटर पर मिनट, तो अगर कोई चीज कम हुई है तो किसी को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये 5 लीटर पर मिनट की सप्लाई कर पाएगा। इस वजह से जिनमें हृदय की कमजोर अवस्था होती है उनमें हृदय दर को बढ़ा दिया जाता है, मींस उनमें टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। क्यों हृदय की मजबूत अवस्था में और हृदय दर को कम किया जा रहा है? तो याद रखना है कि हृदय की मजबूत अवस्था जो कि एथलीट में है, उनमें नॉर्मली अगर वो जब भाग रहा है तब ब्रेडिकार्डिया नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब वो भागेगा तो स्ट्रोक आयतन को बढ़ा दिया जाएगा, हार्ट रेट भी उनकी कुछ बढ़ी हुई रहेगी। लेकिन जब ये एथलीट रेस्ट वाली कंडीशन में आएगा, तो रेस्ट वाली कंडीशन में क्योंकि उसके स्ट्रोक आयतन को ज्यादा चेंज नहीं किया जा सकता, जो कि बढ़ गया है 70 ml से ज्यादा है, तो जो स्ट्रोक आयतन बढ़ा हुआ है हमें 5 लीटर पर मिनट को ही पंप करना है, क्योंकि रेस्ट के दौरान इस एथलीट में 5 लीटर ब्लड से ही काम चल जाएगा। इस वजह से 5 लीटर ब्लड देने के लिए स्ट्रोक आयतन क्योंकि उनमें बढ़ा हुआ है उसे कम नहीं किया जा सकता, तो किसको कम करना पड़ेगा? हृदय दर को। तो एथलीट में रेस्ट के दौरान हृदय दर कम हो जाएगी, इसका मतलब उसमें कंडीशन डेवलप करेगी ब्रेडिकार्डिया। तो हृदय की कमजोर अवस्था के दौरान देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया। हृदय की मजबूत अवस्था जो कि एथलीट में पाई जाती है उसमें रेस्ट के दौरान देखने को मिलेगा ब्रेडिकार्डिया। तो 3 पॉइंट दोनों के कंप्लीट हो गए। अब आते हैं इसके 4th और 5th पॉइंट पे। 4th पॉइंट में ये दे रखा है कि आघात होने पे कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई ब्लड का लॉस हो। अगर ब्लड का लॉस हो जाए, जैसे अगर 5 लीटर ब्लड है उसमें से अगर किसी का एक्सीडेंट होने पर कुछ ब्लड बाहर निकल जाए बॉडी से ब्लीडिंग होने की वजह से, तो पर्सन में क्योंकि ब्लड की कमी हो गई है और 5 लीटर ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी को देना है 1 मिनट में, और ब्लड उतना है नहीं, रक्त का आयतन कम हो गया क्योंकि कुछ ब्लड जो है बाहर निकल गया, तो उस कम आयतन को जल्दी जल्दी पंप करके उस 5 लीटर ब्लड की सप्लाई पर मिनट की जा सकती है। जल्दी पंप करना पड़ेगा, इसका मतलब पर्सन की हृदय दर को बढ़ाना होगा। तो आघात या रक्त की हानि वाले केस में भी पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, उसमें भी हृदय दर बढ़ जाएगी। और लास्ट वाला पॉइंट हमें समझ में आ ही रहा है कि व्यायाम के समय क्योंकि रक्त की आपूर्ति जल्दी जल्दी करनी है, सप्लाई हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो हार्ट को जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करना पड़ेगा, तो व्यायाम के दौरान भी हार्ट रेट बढ़ जाएगी और उसको भी हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो हमने पढ़ा टैकीकार्डिया के 5 कारण। पहला, तापमान का बढ़ना। दूसरा, अनुकंपी तंत्र का उद्दीपन। तीसरा, हृदय की कमजोर अवस्था। और चौथा, आघात एवं रक्त की हानि होना। और 5th नंबर पर पढ़ा हमने व्यायाम। जबकि ब्रेडिकार्डिया के लिए हमने 3 कारण पढ़े। पहला, तापमान का घटना। दूसरा, परानुकंपी तंत्र का उद्दीपन। तीसरा, हृदय की मजबूत अवस्था जो कि एथलीट में है उनमें रेस्ट के दौरान ब्रेडिकार्डिया। और कार्डियक आउटपुट हमने पढ़ा कि 1 मिनट में किसी भी एक वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप हो उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। जबकि एक हृदय स्पंदन में किसी भी एक वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप हो उसे बोलते हैं स्ट्रोक आयतन। और अगर स्ट्रोक आयतन और हृदय दर का
आपस में मल्टीप्लाई मीन्स गुणा कर दिया जाए तो निकल आता है हृदय निर्गत मीन्स कार्डियक आउटपुट, और वो होता है 5 लीटर पर मिनट। तो ये था हृदय दर से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। किसी क्वेश्चन में आपसे बहुत सारे एनिमल दे रखे हैं 4 ऑप्शन में, और आपसे ये पूछा जाए कि इन चारों में से किसमें हृदय दर कम होगी, तो उसके लिए हमें याद रखना है कि हृदय दर उस एनिमल में कम होगी जिसका की बॉडी का साइज बड़ा है, जबकि छोटे जीवों में मीन छोटे आकार जिस जीव की बॉडी का साइज छोटा है उनमें हृदय दर उस बड़े जीव की अपेक्षा ज्यादा होगी। ऐसा इस वजह से है कि छोटे जीवों में जो मेटाबॉलिक रेट है, उपापचय दर है, वो ज्यादा होती है बड़े के कंपैरिजन में, इस वजह से उनमें हार्ट रेट भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये था हार्ट रेट से रिलेटेड पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल मींस हृदय चक्र। हृदय चक्र क्या है? तो हृदय चक्र एक हृदय स्पंदन में होने वाली जो क्रमिक घटनाएं हैं उनका चक्रीय फॉर्म में या साइकिल की फॉर्म में रिपीट होते रहना, इसे बोलते हैं हृदय चक्र। मींस एक हृदय स्पंदन मींस एक हार्ट बीट में जितने भी चेंजेस हार्ट में होते हैं उन सभी को मिलाकर वो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं जो एक क्रम में चलती हैं और उनको मिलाकर एक चक्र चलता है, उसी को बोलते हैं हृदय चक्र। हमने ये पढ़ा है कि एक हृदय स्पंदन का मतलब होता है हार्ट में एक बार संकुचन और एक बार शिथिलन। मींस हार्ट का एक बार सिस्टोल और हार्ट का एक बार डायस्टोल, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एक हृदय स्पंदन। मींस हम जो चक्र या ये जो क्रमिक घटनाएं देख रहे हैं इनमें हृदय में एक बार सिस्टोल मींस संकुचन देखने को मिलेगा और उसी में एक बार हृदय में डायस्टोल भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो एक हृदय स्पंदन बनेगा। हृदय चक्र में हम 2 प्रकार की घटनाओं को देखते हैं। एक तो आलिंदी घटनाएं मींस एट्रियल इवेंट्स, और दूसरी निलयी घटनाएं मींस वेंट्रिकुलर इवेंट्स। तो 2 तरीके के इवेंट्स यहां हम देखेंगे, एक तो एट्रियल इवेंट्स और दूसरा वेंट्रिकुलर इवेंट्स। और आलिंदी और निलयी घटनाओं में हम उन्हीं 2 प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है सिस्टोल और डायस्टोल। देखिए, आलिंदी घटनाओं में आलिंदी सिस्टोल मींस एट्रियल सिस्टोल और दूसरा है आलिंदी शिथिलन मींस एट्रियल डायस्टोल। तो ये तो हो गया एट्रियल सिस्टोल और ये हो गया एट्रियल डायस्टोल। निलयी घटनाओं में भी 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी, एक होगा निलयी संकुचन और दूसरा होगा निलयी शिथिलन। मींस एक होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल और दूसरा होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो हमने पढ़ा हृदय चक्र एक हृदय स्पंदन में होने वाली क्रमिक घटनाओं का चक्रीय रूप में पाया जाना, ये कहलाता है हृदय चक्र। लगातार एक क्रम में ये सभी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे हार्ट का एक बार सिस्टोल होना, फिर डायस्टोल होना, फिर सिस्टोल होना, फिर डायस्टोल होना। तो अगर एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल होगा तो ये दोनों मिलकर एक हृदय स्पंदन बनाएंगे और इसी को हम पढ़ते हैं हृदय चक्र के अंतर्गत। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य की जो हृदय दर है वो है 72 बीट पर मिनट, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 60 सेकंड में 72 हृदय के स्पंदन होंगे मीन 72 बीट होंगी। तो मैं एक बीट की जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, उसे निकाल सकता हूं। तो एक हृदय स्पंदन की अवधि आएगी 0.8 सेकंड। मींस 0.8 सेकंड में हृदय एक बार संकुचित और एक बार शिथिलित हो जाएगा। मींस एक बार हार्ट का सिस्टोल और एक बार डायस्टोल हो जाएगा। कितने सेकंड में? 0.8 सेकंड में। जब हमने एट्रियल इवेंट और वेंट्रिकुलर इवेंट को देखा तो हमें पता लगा कि एट्रियल सिस्टोल मींस आलिंदी संकुचन में 0.1 सेकंड का टाइम लगा, आलिंदी शिथिलन में 0.7 सेकंड का टाइम लगा, निलयी संकुचन में 0.3 सेकंड का टाइम लगा और निलयी शिथिलन में
0.5 सेकंड का टाइम लगा। अगर हम देखें तो ये दोनों मिलाकर जो आलिंदी घटनाएं हैं ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। ऐसे ही जो निलयी घटनाएं हैं वो भी दोनों मिलाकर 0.8 सेकंड में जाकर कंप्लीट हो रही है। तो 0.1 सेकंड एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड। इन्हें हमने दो सर्कल की फॉर्म में इन घटनाओं को देखा है, एक आलिंदी घटनाएं, दूसरी निलयी घटनाएं। सबसे पहले आलिंदी घटनाओं की हम बात करते हैं, एट्रियल इवेंट्स की। हमने एक सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट 0.1 सेकेंड की ड्यूरेशन को शो कर रहा है, मींस हर एक पार्ट की अवधि ऐसे नोड से जब इम्पल्स जेनरेट होगा, मींस आवेग उत्पन्न होंगे, तो एट्रियम मींस आलिंद का संकुचन होगा और आलिंद का संकुचन 0.1 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। उस 0.1 सेकंड में ऐसे नोड से आवेग एवी नोड पर पहुंच जाएंगे और एवी नोड से जब वो आवेग आगे बढ़ेंगे तब जाकर निलय का संकुचन प्रारंभ होगा। मींस हम कह सकते हैं कि 0.1 सेकंड के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा। मींस मैं ये भी कह सकता हूं कि कभी भी आलिंद और निलय इन दोनों का संकुचन साथ में नहीं होगा। और यही है पहला रूल जो हमें इसमें पढ़ना है हृदय चक्र में, कि कभी भी एट्रियम और वेंट्रिकल के सिस्टोल साथ में नहीं होते। पूछा जाए इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है नोडल देरी, जो कि हम पढ़ चुके हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में, संवहन मार्ग जो हृदय का पढ़ा था हमने उसमें, कि ऐसे नोड से आवेग को उत्पन्न होने के बाद एवी नोड तक पहुंचने में लगा समय 0.1 सेकंड का होता है और उसे बोलते हैं नोडल देरी। उस नोडल देरी की वजह से एट्रियम का सिस्टोल मींस आलिंद का संकुचन पहले और उसके बाद निलय का संकुचन होता है। कभी भी दोनों आलिंद और निलयों का संकुचन साथ में नहीं होता। अभी हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां तक था ये आलिंदी घटनाएं और निलयी घटनाएं। अब हम इन दोनों घटनाओं को एक ही सर्कल में देखेंगे। तो बेटा हम दो प्रकार की घटनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, एक तो आलिंदी घटनाएं और दूसरी निलयी घटनाएं। आलिंदी घटनाओं में आलिंदी संकुचन, आलिंदी शिथिलन, निलयी घटनाओं में निलयी संकुचन और निलयी शिथिलन के बारे में हमने पढ़ लिया। जैसे कि इनकी ड्यूरेशन हमने देखी है, आलिंदी संकुचन 0.1 सेकंड का, आलिंदी शिथिलन 0.7 सेकंड का। तो ये दोनों मिलाकर आलिंदी घटना कितने सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी? 0.8 सेकंड में। ऐसे ही निलय संकुचन 0.3 सेकंड का, निलयी शिथिलन 0.5 सेकंड का। तो निलयी घटनाएं टोटल कितने में हो जाएगी? 0.8 सेकंड में। ये एक नया वर्ड है संयुक्त शिथिलन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बस इतना याद रखना है कि संयुक्त शिथिलन की अवधि कितनी होती है, तो वो होती है 0.4 सेकंड। हमने जो दो प्रकार की घटनाएं आलिंदी और निलयी देखी हैं, उनको हमने
इस तरीके से दो सर्कल से प्रदर्शित किया। अंदर वाला जो सर्कल है वो निलयी घटनाओं को शो कर रहा है, जबकि बाहर का जो सर्कल है वो आलिंदी घटनाओं को दिखा रहा है। आलिंदी घटनाओं में हम देख रहे हैं इस सर्कल को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। हर एक जो पार्ट है वो 0.1 सेकंड का हमें दिखाई दे रहा है। तो 0.1 सेकंड एट्रियल सिस्टोल है, 0.7 सेकंड एट्रियल डायस्टोल है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड है। यहां हमने सिस्टोल के लिए उस जगह को पॉइंटेड मींस बिंदु में कर दिया। इसके अलावा हम इस जब दोनों सर्कल को कंपैरेटिवली देखें तो हम देख रहे हैं कि ये सर्कल जब यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0.1 सेकेंड में एट्रियम सिस्टोल कंप्लीट हो गया, लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहां से स्टार्ट ना होकर 0.1 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं हृदय के संवहन मार्ग में, कि जैसे ही पेस मेकर से ऐसे नोड से आवेग की उत्पत्ति होती है तो एट्रियम मींस आलिंद का संकुचन होता है। जब ऐसे नोड से वो आवेग एवी नोड पर पहुंचता है तब तक आलिंद का संकुचन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंचने में टोटल कितना समय लगता है, मींस ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंचने में टोटल लगा समय वो है 0.1 सेकेंड। और ये जो 0.1 सेकेंड है इसे हम बोलते हैं नोडल देरी। नोडल देरी की वजह से क्या होगा कि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन पहले हो जाएगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बाद में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड में हो जाएगा और वही 0.1 सेकेंड टाइम लग रहा है ऐसे नोड से एवी नोड पर पहुंचने में। और एवी नोड से जब वो आवेग आगे जाएगा, निलय का संकुचन प्रारंभ होगा, तो उतनी देर में जब ऐसे नोड से एवी नोड पर वो आवेग पहुंचा, उतनी देर में आलिंद का संकुचन खत्म हो गया और फिर जाकर वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि कभी भी एट्रियम का सिस्टोल और वेंट्रिकल का सिस्टोल साथ में नहीं चलेगा? समझ में आ रहा है कि कभी भी एट्रियम सिस्टोल मींस आलिंद का संकुचन और निलय का संकुचन साथ में नहीं होगा। एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा, हम यही इन दोनों सर्कल के स्टडी से देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब एक प्रकार के कक्ष का संकुचन होता है तो दूसरे प्रकार के कक्ष का हमें यहाँ पर शिथिलन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो आलिंद का जब यहाँ संकुचन है तो यहाँ निलय का हमें शिथिलन दिख रहा है। ऐसे ही जब हम वेंट्रिकल्स मींस निलय के संकुचन की बात करें तो निलय के संकुचन के समय हमें यहाँ पर आलिंद का शिथिलन दिखाई दे रहा है। एक पॉइंट हमें पहले ये समझ में आया कि दो कक्षों के ये जो संकुचन है मींस एट्रियम और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन साथ में नहीं होंगे, पहला। दूसरा, एक का सिस्टोल होगा तो दूसरे का डायस्टोल होगा। ये समझ में आ गया। एक और चीज हमें यही इस सर्कल में दिखाई दे रही है कि 0.4 सेकेंड से लेकर 0.8 सेकेंड के मध्य में एट्रियम में भी डायस्टोल मींस शिथिलन हो रहा है, वेंट्रिकल में भी डायस्टोल मींस शिथिलन हो रहा है। तो इन दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं, इन दोनों के डायस्टोल होने की वजह से हम इसे मिलाकर बोलते हैं संयुक्त शिथिलन मींस जॉइंट डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल की अवधि कितनी होती है? 0.4 सेकेंड होती है। जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल का मतलब है एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों में ही डायस्टोल होना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि संयुक्त शिथिलन के समय चारों कक्ष शिथिलन अवस्था में होंगे, चारों ही कक्ष रक्त को ग्रहण कर रहे होंगे। और जब चारों कक्ष रक्त को ग्रहण कर रहे होंगे तो एट्रियम में भी ब्लड आ रहा है, एट्रियम से वेंट्रिकल में भी ब्लड आ रहा है। एट्रियम तो अपना ब्लड ले रहे हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू और वेंट्रिकल ब्लड ले रहे हैं एट्रियम से। तो इसका मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के जो वॉल्व हैं वो खुले हुए हमें दिखाई देंगे। मींस संयुक्त शिथिलन के दौरान एवी जो कपाट होते हैं, एवी कपाट, वो हमें खुले हुए दिखेंगे। तो हमने ये
विभिन्न प्रकार के जो घटनाएं चल रही हैं उनके बारे में इन सर्कल्स के थ्रू पढ़ा। अब हम एक एक घटना को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आलिंदी घटनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं हैं निलयी घटनाएं। इस वजह से मॉड्यूल में सबसे पहले निलयी घटनाओं को दिखाया गया। निलयी घटनाएं क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि आलिंद तो केवल निलयों को रक्त देता है, जबकि निलयों से आगे जो रक्त है वो लंग्स और बॉडी के पास जा रहा होता है। इस वजह से निलयी जो घटनाएं हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले हम निलयी घटना में पढ़ेंगे निलयी संकुचन। उसे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम निलयी घटनाओं में सबसे पहली जो घटना है उसे पढ़ते हैं और उसका नाम है निलयी संकुचन। निलयी संकुचन मीन्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाम से ही पता लग रहा है, वेंट्रिकल्स मीन्स निलय द्वारा रक्त को पंप करना। तो राइट वेंट्रिकल मीन्स दाएं निलय से तो ब्लड जाएगा फुफ्फुसी धमनी में, और बाएं निलय द्वारा ब्लड जाएगा एरोटा मीन्स महाधमनी में। इस निलय संकुचन को पढ़ने से पहले हमें इससे पहले की स्थिति के बारे में कुछ जानना होगा, जिससे कि हम निलय संकुचन के दौरान उन स्थितियों में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो निलय संकुचन से पहले की स्थिति में हम जानते हैं निलय शिथिलन हो रहा होगा, और निलय शिथिलन के दौरान निलय में ब्लड आ रहा होगा, रक्त आ रहा होगा। और निलय में ब्लड कहां से आता है? एट्रियम से आता है, मीन्स आलिंद से निलय में ब्लड आ रहा होगा। अगर आलिंद से निलय में ब्लड आ रहा है, इसका मतलब उनके बीच के जो कपाट हैं, जिन्हें हम एवी कपाट बोलते हैं, वो खुले हुए होंगे। तो पहला पॉइंट तो हमें ये समझ में आ गया कि निलय संकुचन से पहले, क्योंकि निलय संकुचन अब स्टार्ट होने वाला है, निलय संकुचन से पहले एवी कपाट खुले हुए होंगे, क्योंकि शीतलन चल रहा था। साथ ही क्योंकि वेंट्रिकल्स को भरा जा रहा है ब्लड से, तो उनके अंदर जो पाए जाने वाले कपाट अर्धचंद्राकार कपाट हैं, जो कि महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी पर पाए जाते हैं, उन अर्धचंद्राकार कपाटों को भी बंद किया गया। मीन्स दो चीजें हमें दिखाई दी। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से पहले हमें दो चीजें पता लगी, या दो स्थितियों के बारे में हमें पता लगा कि पहला एवी कपाट खुले हुए हैं और दूसरा अर्धचंद्राकार कपाट बंद है। ये हमें समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में पहली जो स्थिति है वो है एवी कपाट का बंद हो जाना। ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल मींस संकुचन इनमें प्रारंभ होता है, वैसे ही जो ये ब्लड है, ये ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करता है, और इस ब्लड को इस निलय से आलिंद में रोकने के लिए जो कपाट पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम एवी कपाट। तो बताइए, जैसे ही निलय संकुचन होने की अवस्था में आएगा, क्या ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल। और क्या ये ब्लड निलय से आलिंद में जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा, क्योंकि इनके बीच का जो कपाट है एवी कपाट, वो क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। तो पहली स्थिति निलय संकुचन में क्या हुई? एवी कपाट का बंद होना। जब भी वॉल्व क्लोज होता है एक साउंड आती है, पहली बार एक साउंड आ रही है, इसको हम बोलते हैं प्रथम हृदय ध्वनि, जिसका नाम है लब। पूछा जाए प्रथम हृदय ध्वनि कब उत्पन्न होती है, तो आंसर जाएगा निलय संकुचन के प्रारंभ में। दूसरा पूछा जाए कि प्रथम हृदय ध्वनि किसके बंद होने से या किस कपाट के बंद होने से होती है, तो ये एवी कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है। तो हमने निलय संकुचन में पहली अवस्था पढ़ी, एवी कपाट का बंद होना, प्रथम हृदय ध्वनि लब का उत्पन्न होना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो कपाट एवी कपाट जिन्हें हम बोल रहे हैं वो बंद हो चुके हैं। नीचे वाले जो कपाट जिन्हें हम अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं वो अभी भी बंद हैं, अभी खुले नहीं है। बस वेंट्रिकल सिस्टोल होने ही वाला है, लेकिन अभी उसकी प्रिपरेशन चल रही है, मींस तैयारी चल रही है। और अगर ऐसा होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने से पहले मींस अभी संकुचन की जो तैयारी चल रही है उसके दौरान एक ऐसा क्षण आएगा जब ऊपर वाले कपाट बंद हो चुके हैं, नीचे वाले कपाट अभी खुलने वाले हैं, खुले नहीं है। उसके बीच की जो स्थिति है उसे बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक संकुचन। आइसो का मतलब होता है सेम, मींस समान।
वॉल्यूमेट्रिक का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड मींस रक्त का आयतन। तो क्योंकि ऊपर वाले एवी कपाट बंद है, नीचे अर्धचंद्राकार कपाट बंद है, तो न तो वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है और न ही वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है। तो यहां पर जो रक्त का आयतन है वो थोड़ी देर के लिए सेम मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, थोड़ी देर के लिए, बहुत कम समय के लिए ऐसा होगा, और इस स्थिति को बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक संकुचन। हमने दो स्थितियां पढ़ी। पहली स्थिति में एबी कपाट बंद हो गए क्योंकि ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करता है, प्रथम हृदय ध्वनि लब आ जाती है, ऊपर के कपाट बंद हो चुके, नीचे के कपाट अभी खुलने वाले हैं लेकिन अभी खुले नहीं है। जैसे ही ये खुलेंगे तब तो ब्लड इसमें से बाहर चला ही जाएगा, लेकिन थोड़े से समय के लिए ऐसी स्थिति डेवलप होगी जब ऊपर के एवी कपाट बंद है, नीचे के अर्धचंद्राकार कपाट बंद है, तो न तो ब्लड आएगा निलय में न जाएगा। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक संकुचन। दो स्थितियां कंप्लीट हुई। तीसरी स्थिति, जैसा कि हमें यहीं से पता लग रहा है, अब कौन से कपाट खुलेंगे? अर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे। अर्धचंद्राकार कपाट के खुलने की वजह से, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर चला जाएगा। तो तीसरी स्थिति है अर्धचंद्राकार कपाट का खुलना और उसकी वजह से ब्लड का निलयों से बाहर निकलना, ये कहलाता है पीरियड ऑफ इजेक्शन। इजेक्शन वर्ड का मतलब होता है निकलना, इजेक्ट होना। तो क्योंकि हृदय से रक्त बाहर आ रहा है, निलय जब ब्लड को पंप करेंगे तो हृदय से रक्त बाहर आ जाएगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। तो दाएं निलय से तो रक्त चला जाएगा फुफ्फुसी धमनी मींस पल्मोनरी आर्टरी में, और बाएं निलय मींस लेफ्ट वेंट्रिकल से रक्त चला जाएगा महाधमनी मींस एरोटा में। तो ये था निलय संकुचन। इससे ही रिलेटेड एक पॉइंट है स्ट्रोक आयतन, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम ये समझते हैं कि स्ट्रोक आयतन कितने ml होता है, तो वो होता है 70 ml। और ये क्या होता है? स्ट्रोक आयतन का मतलब है एक स्पंदन में एक वेंट्रिकल द्वारा रक्त का कितना आयतन पंप किया जाता है। यहां हम देख रहे हैं दाएं निलय द्वारा रक्त को पंप किया जा रहा है फुफ्फुसी धमनी में, बाएं निलय के द्वारा रक्त को पंप किया जा रहा है महाधमनी में। और क्योंकि हम कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हैं और उसमें एक स्पंदन की बात हो रही है, तो दाएं निलय हो चाहे बाएं निलय हो, इन दोनों के ही द्वारा 70 ml ब्लड को पंप कर दिया जाएगा। और एक किसी भी निलय के द्वारा एक स्पंदन में ब्लड का जितना आयतन पंप किया जाता है उसी को बोलते हैं स्ट्रोक आयतन, और उसका वैल्यू है 70 ml। तो हमें ये समझ में आ गया निलय संकुचन। अब निलय संकुचन के बाद पढ़ते हैं हम निलय शिथिलन मींस वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो निलय संकुचन हमने पढ़ लिया। निलय संकुचन में हमने एक प्रथम हृदय ध्वनि मींस लब के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने वहां पर आइसो वॉल्यूमेट्रिक संकुचन के बारे में पढ़ा, साथ ही एक हमने स्थिति पढ़ी जिसमें अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं, और लास्ट में हमने पीरियड ऑफ इजेक्शन के बारे में पढ़ा। हम ये समझ रहे हैं कि निलय संकुचन में निलय द्वारा ब्लड को पंप कर दिया जाता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं निलय शिथिलन। तो शिथिलन के दौरान रक्त को निलय द्वारा ग्रहण किया जाएगा। इसमें पहली जो स्थिति है वो है अर्धचंद्राकार कपाट का बंद होना। अर्धचंद्राकार कपाट मीन सेमिल्यूनर वॉल्व, ये जो यहाँ प्रेजेंट है, इनका बंद हो जाना। ऐसा इस वजह से है क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हो रहा है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर ब्लड को पंप किया जा रहा है निलय द्वारा, और निलय से ब्लड जब बाहर निकलेगा तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। लास्ट में जब वेंट्रिकल द्वारा 70 ml ब्लड को पंप कर दिया जाएगा तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर प्रेशर कम होगा, ब्लड पीछे लौटने की कोशिश करेगा, और क्योंकि यहां पर वॉल्व प्रेजेंट है वो बंद हो जाएंगे और वो इस ब्लड को पीछे नहीं लौटने देंगे। तो ये जो वॉल्व अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे, इन्हीं की वजह से दूसरी हार्ट साउंड मींस द्वितीय हृदय ध्वनि आएगी, उसे बोलते हैं डफ।
इससे भी रिलेटेड दो क्वेश्चन है कि द्वितीय हृदय ध्वनि कब उत्पन्न होती है, तो आंसर है निलयी शिथिलन के प्रारंभ में। दूसरा क्वेश्चन कि द्वितीय हृदय ध्वनि किसके बंद होने से उत्पन्न होती है, तो अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से ही उत्पन्न होती है। तो हमने निलयी शिथिलन के प्रारंभ में ही पहली अवस्था देखी, अर्धचंद्राकार कपाट का बंद होना और उससे द्वितीय हृदय ध्वनि डप का उत्पन्न होना। ऐसा क्यों? क्योंकि निलय द्वारा ब्लड को पंप कर देने की वजह से निलय के अंदर प्रेशर कम है और जो ब्लड वाहिनियों में पंप किया गया है, जो कि महाधमनी और फुफ्फुसी धमनी है, उनमें ब्लड के पंप होने की वजह से प्रेशर ज्यादा है। ब्लड पीछे लौटने की कोशिश करेगा तो ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद कर दिए जाएंगे और उससे द्वितीय हृदय ध्वनि हमें सुनाई पड़ेगी। अब फिर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जहां पर नीचे के ये दोनों वाल्व बंद हो गए हैं, ऊपर के दोनों वाल्व पहले से ही बंद है, मींस एबी कपाट पहले से ही बंद है, अभी अर्धचंद्राकार कपाट भी बंद हो गए। तो अब दोनों साइड से वाल्व बंद है, न तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और न ही वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए फिर से रक्त का आयतन सेम रहेगा, मीन समान रहेगा, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक शिथिलन। आइसो मीन्स सेम, वॉल्यूमेट्रिक मीन्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड मीन्स रक्त का आयतन, और किस दौरान? निलयी शिथिलन के दौरान। तो इस वजह से नाम हो गया आइसो वॉल्यूमेट्रिक शिथिलन। दो स्थितियां हमने पढ़ ली, पहली स्थिति में अर्धचंद्राकार कपाट का बंद होना, दूसरी स्थिति में आइसो वॉल्यूमेट्रिक शिथिलन। अब तीसरी कंडीशन है एवी कपाट का खुलना। ये कैसे होता है इसे समझते हैं। हमें ये पता है कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो एवी कपाट बंद हो जाते हैं उसके प्रारंभ में ही। तो जिस टाइम वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा होता है उसी समय एट्रियम में क्या चल रहा होता है? डायस्टोल मींस शिथिलन, मींस एट्रियम द्वारा रक्त को ग्रहण किया जा रहा होता है, और 0.3 सेकंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। तो उस 0.3 सेकंड में आलिंदों द्वारा रक्त को ग्रहण कर लिया जाता है, क्योंकि इनमें से मींस निलयों में से ब्लड को पंप कर दिया गया है, तो यहां पर प्रेशर कम है। आलिंदों में ब्लड को ग्रहण किया गया है तो आलिंदों के अंदर प्रेशर ज्यादा है। उस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से ये जो बीच के वाल्व हैं ये खोल दिए जाएंगे, तो एवी कपाट खुल जाएंगे, और एवी कपाट के खुलने की वजह से एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, तो वेंट्रिकल का डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां केवल वेंट्रिकल का ही डायस्टोल नहीं हो रहा, एट्रियम में भी ब्लड आ रहा है, मींस एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों का ही डायस्टोल यहां पर हमें कुछ समय मींस 0.4 सेकंड के लिए देखने को मिलेगा, और उस अवस्था को बोलते हैं संयुक्त शिथिलन मींस जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल क्या है? जॉइंट डायस्टोल में आलिंद और निलय दोनों ही प्रकार के कक्ष शिथिलन अवस्था में रहते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि आलिंद और निलयों दोनों के द्वारा ही रक्त को ग्रहण किया जाता है। जैसा हम यहां समझ सकते हैं, हम देख रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है, तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, साथ ही एट्रियम में भी डायस्टोल चल रहा है, तो राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव कर रहा है, साथ ही लेफ्ट एट्रियम भी ब्लड को रिसीव कर रहा है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों में ही डायस्टोल है, ऐसे डायस्टोल को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। और हमने पढ़ा था उस डायग्राम में कि 0.4 सेकंड का होता है जॉइंट डायस्टोल। इसमें भी दो अवस्थाएं हैं, पहला है रैपिड इनफ्लो और दूसरा है डायस्टेसिस। इन्हें समझते हैं ये क्या होता है। रैपिड इनफ्लो का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, रैपिड मींस तेजी से, फ्लो मींस रक्त का बहाव। ऐसा इस वजह से है जैसे ही एवी कपाट खुलेंगे, एट्रियम में जो ब्लड 0.3 सेकंड में आया था वो तेजी से वेंट्रिकल में जाएगा, तो इस वजह से इसका नाम है रैपिड इनफ्लो मींस निलयों का तेज एवं निष्क्रिय रूप से भरना, जल्दी से भरा जाएगा निलयों को, तो जल्दी से भरने की वजह से इसका नाम है रैपिड इनफ्लो। और इस रैपिड इनफ्लो स्थिति में वेंट्रिकल्स हमारे 70% भर जाते हैं, हमारे वेंट्रिकल्स 70% भर दिए जाते हैं रैपिड इनफ्लो वाली स्थिति में।
अब कितने परसेंट वेंट्रिकल खाली है? तो 30% वेंट्रिकल खाली है रैपिड इनफ्लो के बाद। आगे और समझते हैं, दोबारा से रैपिड इनफ्लो को समझते हैं। जैसे ही एवी कपाट खुलेगा, एट्रियम में जो ब्लड प्रेजेंट है वो तेजी से वेंट्रिकल मींस निलयों में जाएगा और इस स्थिति को बोलते हैं रैपिड इनफ्लो। और तेजी से जा रहा है मींस निलयों का तेज रूप से भरना है, साथ ही अपने आप जा रहा है, इस वजह से निष्क्रिय रूप से भरना हो रहा है। और कितने परसेंट निलयों को भर दिया जाता है? तो 70% हमारे निलय रैपिड इनफ्लो के दौरान भर दिया जाता है। रैपिड इनफ्लो के बाद अब हम समझते हैं डायस्टेसिस। जैसे जैसे वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा। साथ ही साथ एक समय पर ऐसा होगा जब इन चारों कक्ष में जो दबाव है, प्रेशर है, वो सेम हो जाएगा। तो ब्लड एट्रियम में आएगा और वहां से सीधे वेंट्रिकल में आ जाएगा। ऐसी स्थिति को बोलते हैं डायस्टेसिस। अपने आप ब्लड आ रहा है तो ये भी निष्क्रिय रूप से निलयों को भरना हो गया। साथ ही ब्लड इतनी तेजी से नहीं आ रहा जितना कि रैपिड इनफ्लो में आता था, तो निलयों का धीमा एवं निष्क्रिय रूप से भरना ये किसमें हमें देखने को मिलेगा? तो वो मिलेगा डायस्टेसिस में। दोबारा से समझते हैं, संयुक्त स्खलन की दो क्रियाएं हमने देखी। पहला है रैपिड इनफ्लो और दूसरा है डायस्टेसिस। रैपिड इनफ्लो में निलयों को तेजी से और साथ ही साथ निष्क्रिय रूप से भरा जाता है, जबकि डायस्टेसिस में धीमे से और निष्क्रिय रूप से निलयों को भरा जाता है। इनके द्वारा 70% वेंट्रिकल्स को भर दिया जाता है। डायस्टेसिस के द्वारा 5% और वेंट्रिकल को भर दिया जाता है। तो टोटल संयुक्त स्खलन के दौरान हम देख रहे हैं 70 और 5%, 75% वेंट्रिकल्स फिल हो जाता है। एनसीईआरटी में केवल और केवल रैपिड इनफ्लो को ही दिया गया है, इस वजह से वहां केवल 70% रैपिड इनफ्लो के द्वारा ही संयुक्त स्खलन दिखाया गया। 30% वेंट्रिकल्स को भरने के लिए अब आलिंदों को संकुचन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 70% वेंट्रिकल्स भरे जा चुके हैं। एट्रियम मींस आलिंद ये चाहता है कि अपना पूरा ब्लड वो किसको दे दे? वेंट्रिकल को। तो उस प्रेशर जो कि यहां पर 70% ब्लड की वजह से है, उसके अगेंस्ट उसे काम करना होता है। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपना सारा ब्लड किसको दे देता है? वेंट्रिकल को। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू मींस आलिंद संकुचन के द्वारा 30% और ब्लड किसको दे दिया जाएगा? वेंट्रिकल्स को। मींस 30% और वेंट्रिकल जो भरे हुए नहीं थे वो भर जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाएगी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि उस 30% ब्लड को या 30% अब वेंट्रिकल को भरने के लिए जो अवस्था जिम्मेदार है उसका नाम है एट्रियल सिस्टोल। तो स्टार्ट करते हैं। एट्रियल सिस्टोल मींस आलिंद संकुचन। तो हमने निलयी स्खलन मींस वेंट्रिकुलर डायस्टोल में सबसे लास्ट में पढ़ा संयुक्त स्खलन, जॉइंट डायस्टोल, और उसमें दो अवस्थाएं देखी, रैपिड इनफ्लो और डायस्टेसिस। रैपिड इनफ्लो में हमने पढ़ा कि निलयों को तेज एवं निष्क्रिय रूप से भरा जाता है, जबकि डायस्टेसिस में हमने पढ़ा कि निलयों को धीमे और निष्क्रिय रूप से भरा जाता है। क्या निलय हमारे पूरे भर चुके हैं? नहीं, अभी निलय खाली है। अभी कितने परसेंट खाली हैं? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अभी 30% निलय खाली हैं और 30% उन निलयों को भरने के लिए जो अवस्था अब उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं हम आलिंद संकुचन मींस एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल क्या है? तो एट्रियल सिस्टोल मींस आलिंद संकुचन का मतलब है आलिंद द्वारा ब्लड को पंप करके निलय में डालना। और जब आलिंद से ब्लड निलयों में जाएगा तो उनके बीच के जो कपाट हैं जिन्हें हम आलिंद निलय कपाट या एवी कपाट बोलते हैं वो खुले हुए होंगे। साथ ही हम ये समझ रहे हैं कि यहां पर निलयों को जब भरा जा रहा है और क्योंकि ये आलिंद कॉन्ट्रैक्शन करके निलय को भर रहा है तो ब्लड तेजी से जाएगा, तो निलयों को तेज रूप से यहां भरा जाएगा। साथ ही क्योंकि निलय आलिंद के संकुचन के द्वारा भरे जा रहे हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं सक्रिय रूप से भरना। जब अपने आप ब्लड चला जाए, जैसे कि रैपिड इनफ्लो और डायस्टेसिस में जाता है, तो वहां तो हम बोलते हैं निष्क्रिय रूप से भरना।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करके निलयों को ब्लड देना पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ बोल रहे हैं हम सक्रिय रूप से भरना। तो हमने 3 तरीके से निलयों का भरना देखा। रैपिड इनफ्लो में हमने निलयों का तेज एवं निष्क्रिय रूप से भरना देखा, डायस्टेसिस में निलयों का धीमा एवं निष्क्रिय रूप से भरना हुआ, और अब हम यहाँ एट्रियल सिस्टोल में पढ़ रहे हैं कि निलय का तेज एवं सक्रिय रूप से भरना। कभी कभी ये ऑप्शन में इस तरीके से पूछा जाता है। 70% वेंट्रिकल्स को फिल किया गया था रैपिड इनफ्लो में, 30% जो बचा हुआ है उसको किया जाता है एट्रियल सिस्टोल के द्वारा, क्योंकि एनसीईआरटी में डायस्टेसिस नहीं दे रखा। जो निलय अभी 30% खाली हैं, उन 30% निलयों को भरने के लिए जो अवस्था जिम्मेदार है उसका नाम है आलिंद संकुचन। हमने 2 हर्ट साउंड पढ़ी थी, पहला लव और दूसरा डप, लेकिन हमारे मॉड्यूल में तृतीय और चतुर्थ हृदय ध्वनि भी दे रखी है। तो तृतीय हृदय ध्वनि तो हमें यहां देखने को मिलेगी रैपिड इनफ्लो के दौरान, क्योंकि तेजी से ब्लड जाएगा, और साथ ही आलिंद संकुचन के दौरान जब निलय भरे जाएंगे तो हमें चतुर्थ हृदय ध्वनि भी दिखाई देगी। तो इस तरीके से ये टोटल हमने 4 तरीके की साउंड के बारे में पढ़ लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले 2 वालों के नाम है, जिनमें से फर्स्ट हर्ट साउंड को बोलते हैं लव और सेकंड हर्ट साउंड को बोलते हैं डप। आलिंद संकुचन के बाद अब हम आते हैं आलिंद शिथिलन पे। हमने निलयी संकुचन पढ़ लिया, निलयी शिथिलन पढ़ लिया, आलिंद संकुचन पढ़ लिया। अब लास्ट में कार्डियक साइकिल का एक ही इवेंट बचा है और वो है आलिंद शिथिलन। आलिंद शिथिलन वैसे तो हमने निलयी संकुचन के साथ में और निलयी शिथिलन के साथ में पढ़ा है। कैसे? इसका 0.3 सेकंड तो निलयी संकुचन के समय होता है, इसका 0.4 सेकंड वो निलयी शिथिलन के समय जॉइंट डायस्टोल के रूप में होता है, तभी तो ये मिलाकर 0.7 सेकंड होता है। और आलिंद शिथिलन की अगर हम बात करें तो आलिंद शिथिलन का मतलब है एट्रियल डायस्टोल, मींस आलिंद द्वारा ब्लड को रिसीव करना, मींस रक्त को ग्रहण करना। और हम जानते हैं दाएं आलिंद में ब्लड जो आएगा वो आएगा अग्र एवं पश्च महाशिरा और कोरोनरी साइनस के द्वारा, जबकि बाएं आलिंद में ये आएगा फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा, फुफ्फुसी सिरा जो कि 4 नंबर में होती हैं। तो इस तरीके से आलिंद शिथिलन कंप्लीट हुआ, तो हमारा कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया। हमने निलयी संकुचन पढ़ा, निलयी शिथिलन पढ़ा, आलिंद संकुचन पढ़ा और आलिंद शिथिलन पढ़ा। साथ ही हमने जॉइंट डायस्टोल मींस संयुक्त शिथिलन जो कि हमने वेंट्रिकुलर डायस्टोल के लास्ट में पढ़ा, उसे भी कंप्लीट कर लिया। अब हम हृदय चक्र से संबंधित कुछ आयतन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हृदय चक्र से संबंधित आयतन के बारे में, मींस कार्डियक साइकिल से रिलेटेड रक्त के जो वॉल्यूम मींस ब्लड का जो वॉल्यूम है उनके बारे में। 4 वॉल्यूम्स के बारे में दिखा रखा है। फर्स्ट है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, सेकंड है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, थर्ड है स्ट्रोक वॉल्यूम और फोर्थ है कार्डियक आउटपुट। तो जितने भी हम ये आयतन पढ़ते हैं वो वेंट्रिकल के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, मींस हम निलयों के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है कि निलय शिथिलन के अंत में कितना ब्लड निलयों में उपस्थित है उसे बोलते हैं निलय शिथिलन आयतन। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कैसे? निलय जब शिथिलन करेगा इसका मतलब निलय ब्लड को रिसीव कर रहा होगा, तो ब्लड को रिसीव कर लिया मींस डायस्टोल कंप्लीट हो गया। तो डायस्टोल करने के बाद निलय में कितना ब्लड प्रेजेंट है उसे ही बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मींस ईडीवी, और वो कितना होता है 120 ml। अब आते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोल के एंड में, किसके सिस्टोल की बात कर रहे हैं? निलय के। तो निलय संकुचन के अंत में कितना वॉल्यूम निलय में बचा रह जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब निलय संकुचन करेगा तो निलय ब्लड को पंप कर देगा, और ब्लड पंप करने के बाद भी कुछ ब्लड निलयों में बचा रह जाएगा। तो निलय संकुचन के अंत में निलय में जो बचा हुआ रक्त का आयतन है उसे ही बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोल के एंड में कितना ब्लड प्रेजेंट था? 120 ml। सिस्टोल के एंड में कितना ब्लड प्रेजेंट है?
50 ml, तो कितना ब्लड पंप कर दिया गया? 70 ml, और उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, मींस स्ट्रोक आयतन। इसे भी समझते हैं। स्ट्रोक आयतन क्या है? एक हार्ट बीट में किसी भी एक निलय द्वारा, चाहे वो राइट वेंट्रिकल है चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, किसी भी एक निलय द्वारा पंप किया हुआ रक्त का आयतन कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। मींस एक बीट में एक वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप कर दे उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर मैं देखूं तो एक बार डायस्टोल और एक बार सिस्टोल करने के बाद टोटल ब्लड कितना पंप हुआ, तो 120 में से अगर मैं 50 को घटा दूं तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। मींस स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल्स टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये है 120, ये है 50, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया 70 ml। पूछा जाए कि दाएं निलय द्वारा एक स्पंदन में या एक बीट में कितना ब्लड पंप किया जाता है, आंसर है 70 ml। ऐसे ही बाएं निलय के लिए भी पूछा जाए तो भी आंसर जाएगा 70 ml। अब आते हैं नेक्स्ट, कार्डियक आउटपुट, हृदय निर्गत पे। कार्डियक आउटपुट क्या है? यहां पर तो था एक हृदय स्पंदन में, अगर इसकी जगह में 1 मिनट कर दूं तो 1 मिनट में किसी भी निलय द्वारा ब्लड का जितना वॉल्यूम पंप किया जा रहा है उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। मींस 1 मिनट में एक निलय द्वारा पंप किया हुआ रक्त का आयतन, ये कहलाता है कार्डियक आउटपुट। एक बीट में स्ट्रोक वॉल्यूम, तो 1 मिनट में क्योंकि कितनी बीट होंगी? 72, तो कार्डियक आउटपुट 72 स्ट्रोक वॉल्यूम के बराबर होगा। और 72 क्या है? हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट हो गया, हृदय दर को अगर हम स्ट्रोक आयतन से गुणा कर दें तो वो निकल के आ जाएगा कार्डियक आउटपुट, मींस हृदय निर्गत। और ये कितना होता है? तो 1 मिनट में कोई सा भी वेंट्रिकल, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, दोनों वेंट्रिकल में से किसी भी एक वेंट्रिकल के द्वारा 5 लीटर ब्लड को पंप कर दिया जाता है। चाहे वो बॉडी पर भेजना हो चाहे वो लंग्स पर भेजना हो, दोनों ही वेंट्रिकल 5 लीटर पर मिनट ब्लड को पंप कर देते हैं। मींस चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, दोनों का ही जो कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है 5 लीटर पर मिनट। तो हमने 4 वॉल्यूम पढ़े। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल के एंड में कितना वॉल्यूम ब्लड का निलय में प्रेजेंट, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोल करने के बाद कितना ब्लड बचा रह गया, वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है 50 ml और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है 120 ml। कितना ब्लड पंप कर दिया गया, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। मींस एक बीट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर दे, वो स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, इसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, और वो होता है 5 लीटर पर मिनट। मींस 1 मिनट में राइट चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। अब आते हैं एक और पॉइंट पे, इसका नाम है इजेक्शन फ्रैक्शन। ये क्या होता है? हम देख रहे हैं 120 ml ब्लड था निलयों में भरा हुआ, और निलयों में से 50 ml ब्लड केवल बचा रह गया, 70 ml ब्लड को निलयों में से पंप कर दिया गया। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से कितना ब्लड पंप कर दिया गया, उस रेशियो को हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। मींस एंड डायस्टोलिक आयतन का वह हिस्सा जो पंप कर दिया जाता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का वो हिस्सा जो पंप कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं हम इजेक्शन फ्रैक्शन। तो कितना हिस्सा पंप किया जा रहा है? 70 ml पंप किया जा रहा है, 50 ml बचा रह गया है। तो अगर मैं 70/120 निकालूं तो वही है इजेक्शन फ्रैक्शन, और अगर हम देखें तो वो आएगा 7/12 और अप्रोक्सीमेटली 60%। तो किसी भी, अगर कोई सामान्य स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन 60% लगभग देखने को मिलेगा, लेकिन अगर किसी को हृदय रोग है तो उसमें ये इजेक्शन फ्रैक्शन इतना नहीं मिलेगा। अब हम हृदय चक्र से संबंधित लास्ट जो टॉपिक है वो है हृदय ध्वनियां, उन्हें समझते हैं। हृदय चक्र के दौरान 2 प्रमुख ध्वनियों को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जा सकता है, और इन हृदय ध्वनियों की खोज की थी लेनिक नामक साइंटिस्ट ने। और इन दोनों हृदय ध्वनियों में से पहली जो हृदय ध्वनि है उसे बोलते हैं लव, और दूसरी जो हृदय ध्वनि है उसे बोलते हैं डब। हम इनमें से पहले ये 2 पॉइंट जो हैं पढ़ चुके हैं। हमें पता है लव कब उत्पन्न होती है, जब
एबी कपाट बंद होते हैं, जबकि डफ जो है अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। लव निलय सिस्टोल के प्रारंभ में ही आ जाती है और डफ निलय डायस्टोल के प्रारंभ में उत्पन्न होती है। ये 2 पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कम तीव्र है वो है लव और जो तीक्ष्ण है वो है डफ। ये तीक्ष्ण होती है, मींस अधिक तीव्र होती है। जो कम तीव्र होगी वो ज्यादा समय के लिए हमें सुनाई पड़ेगी, मींस अधिक समय अंतराल की जो ध्वनि है वो है लव, और जो तीक्ष्ण है, शार्प है, वो कम समय अंतराल के लिए सुनाई पड़ेगी, मींस कम समय अंतराल की ध्वनि कौन सी है वो है डफ। तो हमने 2 तरीके की हर्ट साउंड पढ़ी, पहला लव, दूसरा डफ। पहला लव जो है वो उत्पन्न होती है एबी कपाट के बंद होने से, निलय सिस्टोल के प्रारंभ में, साथ ही साथ वो होती है कम तीव्र और अधिक समय अंतराल के लिए। जबकि डफ की बात करें तो डफ अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने के कारण निलय डायस्टोल के प्रारंभ में सुनाई पड़ती है, तीक्ष्ण होती है और कम समय अंतराल के लिए ये प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं एक वर्ड की जिसका नाम है कार्डियक मर्मर। कार्डियक मर्मर क्या होते हैं? तो मर्मर का मतलब होता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड। अगर हृदय के कपाट में कोई विकृति उत्पन्न हो जाए, हृदय के कपाट सही से कार्य न करें, कोई रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसकी वजह से नॉर्मल हार्ट साउंड हमें सुनाई नहीं पड़ती, एबनॉर्मल हार्ट साउंड हमें सुनाई पड़ती है। तो उन सभी एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स को बोलते हैं कार्डियक मर्मर। तो ये था कार्डियक साइकिल।